बात करेंगे एक अहम खबर से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में एसबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया। इसके लिए कोर्ट ने 18 मार्च तक जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य चुनाव आयुक्त और कई चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई करेगा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने मामले को लेकर के याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने नए कानून के तहत केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने की मांग की है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। एडीआर के अलावा मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी मामले में एक याचिका दायर की है। उनका कहना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई को चयन समिति से बाहर कर दिया गया। ऐसे में ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई है। सिलेक्शन कमेटी में सीजेआई का होना जरूरी है। मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच करेगी। इसमें सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक एसबीआई से जवाब मांगा था। इसी पर हमारे साथ प्रदीप बैस बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ ही अभिषेक चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अभिषेक जी, आपका ही रुख करूंगी कि देखिए, अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी और इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। इसे लेकर के तमाम राजनीति भी की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से। जी गरिमा जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आती है कि अब बहुत स्पष्ट रूप से ये साफ हो चुका है कि चौकीदारी चोर है। ये जो बरगलाने का काम पिछले समय से चल रहा था भाजपा की तरफ से, वो बहुत साफ तरीके से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सभी ने अब ये आंकड़े देखे हैं। देखिए, इसमें हमें बहुत उम्मीदें थी कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन वो उम्मीदें एकदम धीरे धीरे ये बिल्कुल पानी की तरह धुलती चली गई है कि इन पर एक पानी फेर दिया गया है। और जो विश्वास एक देश ने जताया था इस बड़ी सरकार पर, वो बिल्कुल निराशाजनक हमारे हाथ लगा है सभी की। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पीछे जो हम विपक्ष के दल पर लगातार इस पर विरोध जता रही थी और भाजपा के सभी नेतागण ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल हमारे सबके सामने आया है। और अभी तो ये धीरे धीरे है, अभी तो और शुरुआत होगी, अभी और कुछ भी जो परतें हैं वो खुलेंगी। ये साफ दिखाई देता जा रहा है इसमें। और ये देश को जो लूटने का काम जो भाजपा ने किया है, ये नीति जो इनकी थी, ये बहुत अब जनता के सामने बिल्कुल साफ तरीके से निकल कर आ चुकी है। ठीक है अभिषेक और जी, अब दूर नहीं है वो दिन दूर नहीं है जब अब जनता इनको बहुत जल्द जवाब देगी इस चीज का। ठीक है अभिषेक जी, आपका जवाब भी देने के लिए प्रदीप बैस बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए किस तरह के आरोप लग रहे हैं, अब तमाम बातें कही जा रही है कि, और विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ये बात भी कह रही थी, जब सीएए का नोटिफिकेशन एमएचए की तरफ से जारी हुआ तो तमाम जो विपक्षी दल के नेता है वो ये बात कह रहे थे कि डाइवर्ट करने को, जनता को डाइवर्ट करने के लिए अब सीएए का नोटिफिकेशन ऐसे टाइम पर जारी कर दिया गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सरकार कटघरे में है। जी, एक विनती है कि मुझे नेता बीजेपी संबोधित करें, प्रवक्ता न कहें। अब आता हूं आपके प्रश्न पे। ये जो डाइवर्जन वाली बात है ना, देखिए क्लास में 6 मंथली टेस्ट होता है या 3 मंथली टेस्ट होता है तो बच्चे एक बार के लिए कोशिश करते हैं कि उसको टाला जाए, डाइवर्ट किया जाए। लेकिन देश की राजनीति में जहाँ पे देश संविधान से चल रहा है, इतनी बड़ी बात है, वहां पर डाइवर्जन क्या होगा? ये लोग आरोप लगा रहे थे, क्या मामला डाइवर्ट हुआ? नहीं हुआ ना। तो विपक्ष के पास क्या है कि आधारहीन बातें हैं और कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो कि वो विकास की बात कर सके। चुनाव का समय है, वो जनता को कन्विंस कर सके कि हमारे पास इससे अच्छा प्लान है, हम इससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसी तो कोई बात दूर दूर तक है नहीं। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। देखिए जी, आपने पहले भी देखा होगा और सुना होगा कि बीते 10 वर्षों में हमारा शासन कई राज्यों में है। कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस का जो शासन है वो 1 या 2 राज्यों में है। और अगर रेशियो देखा जाए, प्रपोर्शन देखा जाए, जब बड़ी बातें होती है तो उसमें प्रपोर्शन भी देख लिया जाना चाहिए कि 10 से ज्यादा 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शासन वाली सरकारें हैं और केंद्र में भी हमारी सरकार है। उसके बावजूद अब चूंकि ज्यादा राज्यों में है तो निश्चित तौर पर चंदे का प्रपोर्शन ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिनकी केवल एक राज्य में सरकारें हैं उनके प्रतिनिधि या उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि भैया आप तो केवल एक ही राज्य में इतने ज्यादा आए कहां से। और अभी भी देखिए क्या है कि मामला विचाराधीन है। आज माननीय न्यायालय ने मंडे को फिर बताया है
तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। और उसके पहले जब न्यायालय के समक्ष बात आई थी तो स्टेट बैंक के अधिकारियों और उनके वकीलों ने बोला था कि ये लंबी प्रोसेस है, सीरियस प्रक्रिया है, एग्जैक्ट डेटा आने में हमें समय चाहिए। तो उस पर न्यायालय ने बोला कि नहीं, हम नहीं समय दे सकते। तो विपक्ष ने कहा कि आप इसको चुनाव के बाद टालना चाहते हैं। तो देखिए, जब डेटा माइनिंग की बात होती है, सही प्रस्तुतिकरण की बात होती है, तो उसमें समय लगता है। निश्चित तौर पर एसबीआई सरकार के अधीन आती है और उनसे क्या ऐसी त्रुटि हुई जो कि वो समय से तो कार्य सारी नहीं पूरा कर पाए और डिटेल्स शेयर उसकी करने की बात कही गई थी प्रदीप जी। आप जी, बीजेपी के बड़े जी। नेता हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी का, और सारी डिटेल्स शेयर करने की बात कही गई थी, लेकिन जो न्यूमेरिक डिजिट्स है उन्हें लेकर के कोई डिटेल शेयर नहीं की गई। चलिए हम इस पर आते हैं, ईसी में जो नियुक्ति हुई है उस पर आते हैं। सीजेआई को शामिल नहीं किया गया है, इसका भी जिक्र जया ठाकुर ने किया है, उसे लेकर के याचिका दायर की गई है। निश्चित तौर पर जब मैं आपसे जुड़ा तो आप यही समाचार पढ़ रही थी कि जया ठाकुर जी ने इसका किया। 1952 में जब ये पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसके बाद से लेकर के मुझे एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं है, लेकिन चूंकि बात कुछ बिगड़ी थी तो माननीय उच्च न्यायालय के उस समय के न्यायाधीश ने अपने आप को वहां स्थापित कर दिया था। ठीक है, संविधान सम्मत जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, एक मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और विपक्ष का एक नेता होता है जो संविधान में सम्मत है। मैं बड़ी गारंटी और बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि हम सभी भारतीय हैं और आप देखिए कि क्या है कि भारतीयों का अंध भरोसा होता है माननीय न्यायालय में, और न्यायालय में चाहे कितने भी लंबी 3-4 तो ये निकल जाए, लेकिन फिर भी आदमी का भरोसा बना रहता है न्याय मिलने के लिए। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एक अंग्रेजी में लर्नेड जज साहब और वकील साहब लोग अक्सर कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन आयरनी ये है कि हमारे देश में 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस डिले चल रहे हैं। तो न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, उस पर न्यायपालिका जबरदस्ती कूदने का प्रयास कर रही है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मेरा भी उतना ही अधिकार है, मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी उतनी ही है जितनी किसी अन्य नागरिक को है। लेकिन क्या इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो जो मैंने पहले बात कही कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कोई स्थान है नहीं। आप चाहे तो इसको हम इस पर दोबारा डिबेट कर सकते हैं, मैं आ सकता हूँ पूरी तैयारी के साथ और पूरे उन बंदों के साथ आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपके भाग्य से आपके यहाँ पे ये प्रश्न उठाया गया तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन संविधान में ऐसी कोई भी लॉ या सब लॉ या उस अल्टरनेट या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की भर्ती में सम्मिलित होगा। आखिर विपक्ष का नेता है ना, उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था की ट्रांसपेरेंसी के लिए कि विपक्ष का एक व्यक्ति, विपक्ष का जो नेता सदन में है, उच्च सदन में, वो जो है व्यक्ति उसमें है। तो प्रदीप जी, वैकल्पिक और क्षणिक व्यवस्था थी, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उस समिति में शामिल हो। ठीक है, इसी पर जवाब अभिषेक जी आपसे कि देखिए संविधान का जिक्र पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि संविधान में ऐसी कोई भी बात किसी भी क्लॉज में, किसी भी सेक्शन में नहीं कही गई है कि सीजेआई शामिल हो। आप लोग किस आधार पर ये इसे लेकर के याचिका दायर की है? आप लोग भी अपना जो वक्तव्य है वो उसे भी रखें। करे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो भाजपा ही है जिसने संविधान को बिल्कुल परे हटा कर रखा हुआ है। मैं बात करूं, देखिए इसमें जो सीजीआई की बात उठी है, चुनावी बॉन्ड की जितनी भी प्रक्रिया जो हुई है जिसमें सारा डेटा दिया गया है, उसमें ये साफ जाहिर है कि उसमें किसी भी बॉन्ड का कोई नंबर शो नहीं है। ये शायद आपने भी डिटेल्स देखी होंगी। दूसरी बात देखिए, जिन्होंने अभी कहा कि चुनाव सर पर है, इस समय ये प्रक्रिया इन्होंने टालने की इसको बात की। देखिए कांग्रेस ने लगातार स्टैंड लिया कि कांग्रेस के खाते सीज किए गए, जिसपे लगातार हमने विरोध किया कि चुनाव से पहले इस तरीके का स्टंट करना ये बहुत बड़ा घातक साबित होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और लोकसभा चुनाव सर पर आप उनके सभी खाते सीज कर दिए जाते हैं। किस आधार पर, क्या गलती है उनकी कि आप सभी खाते उनके सीज कर दिए जाते हैं? और ये आज के समय में कैसा है कि भाजपा ने कैसा ये माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है कि जिसमें पूरे तरीके से ना इन्होंने जकड़ा हुआ है इस देश को, और ये कुछ नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए जो फायदे की बात चल रही है, इसमें इसको हर जाना सिर्फ देश को भुगतना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। देश को जो ये नोटबंदी थी जी प्रदीप जी, मैंने आपको बीच में सर टोका नहीं, आप मेरी अगर पूरी बात सुन ले तो बेहतर होगा। आपकी नहीं टोका था, मैं उनसे परमिशन मांगी। होने दे प्रदीप जी, आप पूरी कर लीजिए। मैं तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन कमीशन में था उससे कुछ बता जानना चाहता। पूरी होने दे, फिर आपके पास आऊंगा। क्षमा चाहूंगा।
अभिषेक जी, आपकी बातें पूरी करें। देखिए, ये बिल्कुल लगातार ये चीजें चलती आ रही हैं, ये हम सभी ने देखा है। अचानक से ऐसा होता है, जैसा अभी सर ने एक बात कही कि कांग्रेस की कितनी राज्यों में सरकार है। मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनमें भाजपा की जहां सरकार होती है, भाजपा के जो नेता होते हैं, जब उन पर ईडी सीबीआई का आज तक कभी कोई छापा नहीं पड़ता, हर किसी के नाम भी उनमें ऐसे किसी चीजों में भी आते हैं, बट नहीं, वो सिर्फ होता किनके लिए, जो विपक्ष के नेताओं के लिए सब चीज होती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये किस तरीके ठीक है के अभिषेक ये जी, समय सत्ता कम का है। प्रदीप जी, दुरुपयोग कर रहे आपका हैं। जवाब 20 सेकंड में पूरा करें, समय कम है। जी निश्चित तौर पर देखिए, मैं ये बात बताऊं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक बार उच्च न्यायालय ने ये अपनी ऑब्जर्वेशन दिया था कि न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन पैनल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने शुड बी पार्ट मतलब होना चाहिए, वो हिस्सा होना चाहिए। द पैनल ऑल्सो इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी प्रधानमंत्री और लोकसभा और एक कैबिनेट का मिनिस्टर। लेकिन दिसंबर 2023 में राज्यसभा ने एक कानून पास किया जहां पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस सिलेक्शन पैनल से रिमूव कर दिया गया है। तो ये बड़ी क्लियर और अपडेटेड बात है। सदन जो है संविधान बनाने के लिए है और न्यायपालिका उसका पालन करवाने के लिए, उस पर जजमेंट देने के लिए, ना कि संविधान बनाने के लिए। तो लोकतंत्र में जो तीनों स्तंभ हैं अपने मुख्य जो देश को चला रहे हैं, उसमें अगर कानून बनाने वाले कोई कानून बनाते हैं तो बाकी सबको उसका पालन करना पड़ता है, अपनी नहीं थोपनी पड़ती है। वो बात दिगर है कि कभी कभी जो है एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण होता रहा है, इतिहास है इसका, लेकिन इस बार मामला एकदम क्लियर है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको एक कॉग्निजेंस में लिया है, इसको स्वीकार किया है। ठीक है प्रदीप जी, आपका हमारे इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपका भी हमारे इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।